हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालूची भाई केटी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे मादा जनन तंत्र की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है मानव में, जो खास रूप से जो पुरुष का जनन अंग होता है, उसकी संरचना कैसी होती है और उसका क्या कार्य होता है। आज हम चर्चा करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है और किस तरह से ये कार्य करता है। तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मादा जनन तंत्र है, इसे भी निम्न भागों में बांटा गया है या इसमें निम्न अंग पाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है उसे हम लोग बोलते हैं अंडाशय ओवरी। ये एक जोड़ी होती है अंडाकार एवं उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि मेखला के पीछे गर्भाशय में के ठीक बगल में अर्थात पार्श्व भागों में स्थित होती है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये लगभग 3 से सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। तो जो ओवरी है, और साथ ही इसमें जो इसकी मोटाई होती है, तो मोटाई को अगर हम देखें तो नियर अबाउट कितना होता है, 0.8 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो जो ओवम का फॉर्मेशन होता है इसी के अंदर होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन में ई रहता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव भी इसी के द्वारा होता है। तो जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे मैं एक नॉर्मल सा यूट्रस बना दूँ, ऐसे अगर रफ डायग्राम हम बनाएं तो इसके इस तरह से यूट्रस के दोनों साइड में यहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला हिस्सा क्या है, ओवरी का है। तो ये छोटा होता है, फिलहाल फिगर में आपको बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ओवरी होती है वही क्या करती है, अंडाणुओं का निर्माण करने का कार्य करती है। दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट भाग आता है उसे हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनियाँ, ओविडक्ट। अब ये अंडवाहिनियाँ ओविडक्ट्स क्या होती हैं, तो ओविडक्ट जो होती हैं कीप नुमा झालरदार संरचना होती है, जिसका अधिकांश भाग फैलोपियन ट्यूब कहलाता है और ये निषेचन की क्रिया में इसी का उपयोग किया जाता है। तो जनरली जो मैंने अभी यहाँ पे इस तरह का एक रफ डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे तो ये ओवरी हो जाती है। इस तरह से ये वाला हिस्सा ओवरी हो जाती है। ये दोनों हिस्से क्या कौन से हो जाते हैं, अंडाशय के हो जाते हैं यहाँ पे। और ये बीच का जो हिस्सा है इसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं। तो ये जो पतली सी नलिका नुमा संरचना आपको दिख रही है यहाँ पे, जो नली की तरह संरचना, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये दोनों, इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, अंडवाहिनियाँ कहते हैं। और इसी के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और यहाँ पे जो अंडवाहिनी होती है उसमें इस तरह से ऐसे झालरदार संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, फिम्बरी। तो इसी के द्वारा जो यहाँ पे अंडाणुओं का निर्माण होता है, ये अंडाणु, यही फिम्बरी क्या करती है, इसे रिसीव करती है, फिर ये ऐसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंटर करता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या है, जिसे हम लोग यूट्रस कहते हैं। इस भाग में दोनों अंडवाहिनियाँ खुलती हैं, जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर के आसपास मोटी होती है। साथ ही अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये एक थैलीनुमा खोखली और उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना होती है, जिसमें भ्रूण का परिवर्धन और बच्चे का विकास होता है। तो जनरली जैसे जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो जाइगोट बनता है। जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर तो निषेचन नहीं होता है, निषेचन फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी के अंदर होता है। और जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो पहले जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, तो जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होना और उसके नियर अबाउट 1 वीक तक के बाद की जो स्ट्रक्चर होगी उसे फीटस नाम दिया जाता है। तो जब एक प्रेगनेंसी हो जाती है तो जनरली जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो ऐसी स्थिति में जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक उस कंडीशन में उसे फीटस कहते हैं। बाद में जन्म के बाद बच्चे के उसी बच्चे को हम लोग जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे हम लोग इन्फेंट कहते हैं। और इस तरह से तो यहाँ पे आप देखिए कि अब ये जो संरचना होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की,
तो उसमें एक अगला जो पार्ट होता है उसे हम लोग योनि वेजाइना कहते हैं। ये एक तरह का कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है जिसकी लंबाई लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिकानुमा संरचना होती है और ये संरचना मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य में स्थित होती है और साथ ही यह पुरुष लिंग के प्रवेश द्वार और प्रसव के लिए भी सहायता करती है। और शिशु का जो जन्म होता है तो प्रसव के टाइम पे जो शिशु जिस मार्ग से डिलीवर होता है उसमें भी ये सहायता करती है एक तरह से। और रजोधर्मस्राव का मार्ग भी यही उसके मार्ग के तौर पे भी यही काम करेगी। तो जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है इसी वेजाइना के माध्यम से ही होती है। नेक्स्ट नंबर पे हम चर्चा करेंगे बाह्य जननांग की, तो जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटालिया। तो बाह्य जननांग का मतलब होता है ये एक तरह के एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसकी रिप्रोडक्शन में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है, पर ये एक तरह से सपोर्टिंग सेक्स ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है कि ये योनि से संबंधित सहायक जननांग होता है। इन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग भग या फिर वल्वा कहते हैं। ऊपरी भाग इनका फूला हुआ होता है जिसे हम लोग जघन उत्थान कहते हैं, मांस पीविस कहते हैं, तो जिस पर यौनारंभ के समय रोम आने लगते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो उसके आसपास का जो रीजन होता है वेजाइना के ठीक अगल बगल का जो रीजन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भग कहते हैं। अब भग में 2 जोड़ी ओस्ट होते हैं। तो जो वल्वा रीजन होता है, वेजाइनल कैविटी की ओपनिंग पार्ट होती है, वहाँ पे 2 जोड़ी ओस्ट होते हैं जिसे हम लोग लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा कहते हैं। इनके बीच में एक तर्क रूप क्षेत्र होता है, प्रकोष्ठ होता है, जिसका अधिकांश भाग जो होता है योनि छिद्र वेजाइनल ओपनिंग का काम करता है। तो एक तरह से नेक्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे सहायक ग्रंथियाँ जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें कौन कौन सी हैं। तो इनमें बर्थोलिन है, पेरिनियल है। ये जो ग्रंथियाँ हैं ये एक तरह से बर्थोलिन और पेरिनियल ये सहायक जनन ग्रंथियाँ होती है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें जो बर्थोलिन या प्रगाढ़ ग्रंथि होती है ये योनि के आसपास उपस्थित होती है और ये एक जोड़ी होती है। इनसे निकला स्राव मैथुन के समय एक स्नेहक का कार्य करता है। तो जो फीमेल होती है मैथुन की क्रिया के समय उसमें जो एक तरह से लिक्विड का सिक्रीशन होता है, तरल का स्राव होता है, वो उस तरल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, बर्थोनिल की ग्लैंड्स। नेक्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे जो फीमेल होती है उसमें मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को जनरली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो मासिक चक्र 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। तो जिसमें सबसे पहली अवस्था है इसको हम लोग कहते हैं क्रम प्रसारी अवस्था, प्रोलिफरेशन फेज। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का मीनिंग क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जनरली अगर हम मीनिंग हम देखें तो जो फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग टाइम होता है नियर अबाउट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 8 to 13 डेज का होता है। तो ये 28 से 30 दिनों का मैक्सिमम होता है। तो इस पीरियड ज़रूरी नहीं कि 28 से 30 दिन का ही हो, किसी में 25 दिन का, 26-27 दिन का या फिर 30-35 दिन का भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक एवरेज देखेंगे तो ज़्यादातर एवरेज में आपको दिखेगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड है वो 28 से 30 दिनों का होता है। मासिक चक्र जिसे माहवारी चक्र कहते हैं। इसे चक्र क्यों कहते हैं, तो होता क्या है कि मासिक चक्र में जनरली जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो अगले महीने में उसी डेट पे लगभग वो फिर से रिपीट होता है। तो बार बार वो मंथ वाइज वो रिपीट होता रहता है, इसी वजह से इसे मासिक चक्र नाम दे देते हैं। तो इसमें जो पहली अवस्था क्रम प्रसारी अवस्था है, प्लोरीफरेशन फेज है, इस अवस्था में FSH हार्मोन जो होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे कहते हैं, ये पुटिकाओं से एस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित करेगा तो ऐसी स्थिति के कारण जो पुटकी अवस्था होती है, फॉलिकल स्टेज होती है, वो 10 से 12 दिन की होती है। तो जनरली जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो एस्ट्रोजन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण जो फॉलिकल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो
और ये अवस्था टोटल कितने दिन की हो जाती है? 10 से 12 दिन की होती है। दूसरे नंबर पे आता है स्रावित अवस्था, जिसे हम लोग नाम देते हैं सेक्रीटरी फेज। तो इसमें कार्पस ल्यूटियम जो होती है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या होती है? गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, गर्भाशय के की जो आंतरिक दीवार होती है, उसी को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के स्राव करने लगती है और इस अवस्था का अंतराल जो होता है 12 से 14 दिन का होता है। तो जो कार्पस ल्यूटियम लेयर होती है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है, जो कि 12 से 14 दिन की अवस्था होती है। लास्ट नंबर पे हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज की। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यह पुराने मासिक चक्र, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि किसी महीने की मान लेते हैं 1 से 5 तारीख के बीच में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है, तो ठीक अगले मंथ में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पुनः जो है 1 से 5 वाले डेट पे फिर से स्टार्ट होगी, या फिर वो डिपेंड करता है कि वो महीना 31 दिन का है, 30 दिन का है, 28 दिन का है, तो उस पर भी डेट निर्धारित होगी। तो मान के चलिए कि जैसे अगर 1 से 5 के बीच में मेंस्ट्रुअल पीरियड है, ब्लीडिंग पीरियड है, तो ऐसी स्थिति के कारण जो अगला मंथ होगा वो 28-30 वाली डेट पे ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो जनरली क्या है कि यहाँ पे जो पुराने मासिक चक्र की अंतिम अवस्था और नए मासिक चक्र की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें निषेचन न होने की स्थिति में अंडाणु तथा कार्पस ल्यूटियम जो होते हैं वो टूटकर म्यूकस के साथ बाहर आने लगते हैं, और जो 3 से 5 दिन की अवस्था होती है, इसी को हम लोग कहते हैं मासिक चक्र। तो होता क्या है कि अब आप ऐसे एक रफ डायग्राम से समझिए कि ये हो गया यूट्रस, और इसके दोनों साइड में यहाँ पे क्या है? इसके दोनों साइड में यहाँ पे है, इसे हम बोलेंगे ओवरी। ऑलरेडी आप इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये वाला हिस्सा फैलोपियन ट्यूब का है। तो यहाँ पे जब ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो फॉलिकल यहाँ से निकलकर इस ओवरी के फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। अर्थात ये जो नलिका होती है, इस नलिका के अंदर ये जो फॉलिकल्स होते हैं, जो ओवम सेल होती है, वो इसी नलिका के अंदर यहाँ पर पहुँच जाती है। तो जब ये नलिका में पहुँच जाते हैं फॉलिकल्स, तो जो वेजाइना होती है उसके थ्रू अगर यहाँ पे जनरली वो क्या बोलते हैं उसे, स्पर्म अगर सीमेन इंटर करता है, तो ऐसी स्थिति के कारण जब जैसे ही सीमेन यहाँ से वेजाइना के थ्रू इसमें इंटर करेगा, तो ये फिर क्या करेगा कि अगर उसी टाइम पे ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर ये ओवम से जाके फ्यूज कर जाता है, तब तो फर्टिलाइजेशन निषेचन हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अब ये जो 14वें से 15वें दिन तक, 16वें दिन तक जो ओवम सेल होगी, वो एक तरह से यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म का वेट करेगी। तो यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म का वेट करेगी। अगर उसे स्पर्म नहीं मिलता है, सीमेन नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति के कारण फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एंडोमेट्रियम लेयर, जो कि ये गर्भाशय के ऐसे चारों तरफ स्थित होती है, उसके साथ ही ये जाके अटैच कर जाती है, और एंडोमेट्रियम के टूटने से साथ ही इससे म्यूकस के सिक्रीट होने, इन सब के आपस में कंबाइन होने से ये ब्लीडिंग के तौर पे फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात ब्लीडिंग के तौर पे थोड़े रक्तस्राव के साथ ये बाहर निकलने लगता है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में तब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा, और जब तक प्रेगनेंसी पीरियड पूरा नहीं हो जाता है, गर्भावस्था पूरी नहीं हो जाती है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से स्टॉप रहेगी। साथ ही बाद में भी अगर आप देखेंगे तो बेबी के डिलीवर होने के बाद भी सामान्यतः क्या होता है, जब तक माँ बच्चे को पूर्ण रूप से स्तनपान कराती रहती है, तब तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से स्टॉप रहती है। तो ये सारे चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ नोट्स की। तो यहाँ पे जैसे 12 से 13 साल की जो उम्र होती है, उसमें मासिक चक्र की शुरुआत होती है। जब मासिक चक्र की शुरुआत होती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग नाम देते हैं रजोदर्शन, जिसे हम लोग कहते हैं मेनॉर्क।
और 45 से 50 साल की जो उम्र होती है इसमें मासिक चक्र बंद हो जाता है, जिसे कहते हैं रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को मेनॉर्क और बंद होने को मेनोपॉज कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं मानव जनन में जो चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, किस किस स्टेप के माध्यम से ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो मानव में अगर हम बात करें जनन के चरणों की, तो ये इसमें निम्न चरण आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो सबसे पहला चरण होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, बिना इसके कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। तो पहला स्टेप है युग्मक जनन, जिसे हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस में खास रूप से क्या होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं उनका नर अथवा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है, जो नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन क्या होता है, ये आपको पता है कि अगर एक कोई कोशिका हो और उससे 4 नई कोशिकाएं बने और उसमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड न होकर हैप्लॉयड हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। तो जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, युग्मक जनन की जो क्रिया होती है, उसमें यही होता है कि एक कोशिका होती है जिसे हम लोग मदर सेल कहेंगे। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जर्म सेल होती है, ये क्या करती है? मियोटिक डिवीज़न करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है और 4 गैमेट सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। तो 4 गैमेट सेल जो बनती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर पहले की अपेक्षा आधे हो जाते हैं। तो इस तरह से अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो युग्मक जनन की क्रिया अगर मेल में हो रही है, पुरुष के अंदर अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यह क्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर यही क्रिया फीमेल की केस में है, मादा के अंदर, एक स्त्री के अंदर अगर अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंडजनन, oogenesis। तो आप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और यहाँ पे आपको जाननी चाहिए, यहाँ पे जो मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है जनरली, तो यहाँ पे जो वृषण होता है, वृषण कोष जो होता है, उसी के अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, जबकि जो अंडाशय होती है, जो ओवरी होती है, उसके अंदर अंडजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो गई, तो जाहिर सी बात है गैमेटोजेनेसिस हो गया तो अब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की क्रिया होगी, तभी आगे की प्रोसेस जनन की कंप्लीट होगी। तो दूसरे नंबर पे जो आता है उसमें हम देखेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको पहले से भी पता है। जनरली इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल जो गैमेट सेल होती हैं, युग्मक कोशिकाएं होती हैं, इन दोनों का आपस में संलयन होता है और यही प्रक्रिया जो होती है इसी को निषेचन कहते हैं। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इन दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब इसके पश्चात क्या बनता है? जाइगोट, और जाइगोट ही बाद में एम्ब्रियो बना लेता है। अब एम्ब्रियो फिर क्या करेगा? धीरे धीरे विकसित होगा और यही विकसित होकर एक पूर्ण रूप से एक नए बच्चे का निर्माण गर्भ के अंदर करने लगता है। ऐसे जीवधारी जिनमें युग्मकों का संलयन, फ्यूजन अंडवाहिनी अर्थात गर्भाशय के अंदर होता है, उसे हम लोग, वो जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक निषेचन, और जिसमें निषेचन की क्रिया गर्भाशय के बाहर होती है उसे हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो ज़्यादा विकसित जीवधारी होते हैं, जैसे मैमल्स होते हैं, खास रूप से अगर हम मानव को ही ले लें, तो इसमें जो निषेचन की क्रिया या गर्भावस्था की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो फीमेल के यूट्रस गर्भाशय के अंदर होती है। और जबकि जो दूसरे एक्वेटिक प्राणी जैसे कुछ होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, उनमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, कुछ प्लांट्स के केस में भी देखा गया है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो वाटर बॉडी के अंदर ही होती है। मेल स्पर्म रिलीज कर देता है, फीमेल ओवम रिलीज कर देती है, और ऐसी स्थिति में ज़्यादा मात्रा में जो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट होते हैं वो एक तरह से नष्ट भी होते हैं। लेकिन अगर संभावना उनके आपस में मिलने की बनती है तो ऐसी स्थिति में
जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि अगर निषेचन की क्रिया गर्भ में न होकर बाहर होगी तो उसे बोलेंगे बाह्य निषेचन, और अगर निषेचन की क्रिया गर्भ के अंदर होगी तो उसे कहेंगे आंतरिक निषेचन। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं युग्मक का परिवर्धन। जो युग्मनज होते हैं, जाइगोट होते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो युग्मनज एक कोश की सेल होती है जो बाद में द्विगुणित डिप्लॉयड संरचना बनाने का कार्य करती है, और ये धीरे धीरे विकसित होकर बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो जाहिर सी बात है उसे प्लेसेंटा के माध्यम से एक तरह से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे विकसित होकर पूरे के पूरे बेबी का फॉर्मेशन कर लेती है। युग्मनज के जो भ्रूण होते हैं उसके बदलने के पश्चात, जैसे युग्मनज जो जाइगोट होता है जैसे ही भ्रूण में बदल जाता है, विदलन की क्रिया, क्लीवेज की क्रिया होती है, उसके पश्चात जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी से नए शिशु का निर्माण होता है, और ये पूरी प्रक्रिया गर्भाशय के अंदर होती है। बहुकोश की जो भ्रूणावस्था, मतलब एक कोशिका से बहुकोशिका कई कोशिकाओं में जो बनाने की प्रक्रिया होती है ये भ्रूणावस्था के पश्चात ही होती है। इसमें युग्मनज पहले मारूला, ब्लास्टुला तथा गैस्ट्रुला प्रावस्था में बदलता रहता है। तो भ्रूण के जो बदलने की अवस्था है, जैसे जो जाइगोट होता है वो सबसे पहले मारूला स्टेज में कन्वर्ट होता है, फिर ब्लास्टुला स्टेज में, फिर गैस्ट्रुला स्टेज में कन्वर्ट होता है। तो ये स्टेजेस क्या हैं। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जो मेल गैमिट है जब ये फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज कर जाता है तो देखो ये हैप्लॉइड नंबर में है, ये हैप्लॉइड नंबर में है, दोनों अगुणित कोशिकाएं हैं। अब जब ये दोनों अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं तो एक ही कोशिका बनती है। अब ये जो एक नई कोशिका बनती है ये डिप्लॉयड होती है, ये सिंगल सेल होती है, डिप्लॉयड सिंगल सेल होती है जिसे जाइगोट कहते हैं। अब ये एक कोशिका, इसमें सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है, इसकी कोशिका विभाजन करती है। ऐसा कैसे होता है तो आप अगली कक्षाओं में देखेंगे। तो जनरली होता क्या है कि जैसे ही जो मेल का स्पर्म होता है वो ओवम की सेल के अंदर इंटर करता है तो ओवम की सेल अपना जो मियोसिस डिवीजन सेकेंड होता है उसे पूर्ण कर लेती है। जब मियोसिस डिवीजन सेकेंड हो जाता है तो बाद में ये जो एम्ब्रियो सेल होती है या जाइगोट जो होता है वो एक तरह से माइटोसिस डिवीजन करने लगता है, समसूत्री विभाजन करने लगता है, और बार बार ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं। फिर ये कोशिकाएं जो होती हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 इस तरह से ये ऐसे विभाजन करती रहती हैं, और इन्हीं स्टेजेज को हम नाम देते हैं मारूला, ब्लास्टुला या फिर गैस्ट्रुला स्टेजेज। इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे मनुष्य जो कि स्तनधारी होते हैं, जिनमें भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है या फिर गर्भाशय में होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं, बीबी पैरज कहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, बीबी होंगे तो बच्चे होंगे, तो बीबी होंगे तो जाहिर सी बात है पति पत्नी दोनों होंगे। तो बीबी पैरज का मतलब हुआ जो बच्चे को जन्म देने का कार्य करते हैं, और अंडज का मतलब जो अंडे देने का काम करते हैं। अब मानव में भ्रूण को विकसित होने के लिए लगभग 270 दिन तक लगते हैं। तो जो गर्भकाल होता है जो 9th मंथ का होता है, 9 माह का होता है, और लेकिन अगर आप इसे डेज में कन्वर्ट करेंगे तो नियर अबाउट 270 दिन लगते हैं एक गर्भ को पूर्ण रूप से विकसित होने में। ज़रूरी नहीं कि 270 दिन ही लगे, इससे 2-4 दिन कम में भी वो पूरी तरह से मैच्योर हो सकता है। एम्ब्रियो फीटस पूरी तरह से बेबी के रूप में डेवलप हो सकता है 2-4 दिन ज़्यादा ले, 10 दिन ज़्यादा ले, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक एवरेज टाइम देखेंगे तो इतना समय लग जाता है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ये जो खाली भाग है यहाँ पे फिगर ड्रा करना है, तो आप फिगर अपनी नोट्स में बनाइएगा। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में WHO कहते हैं, आप इस टाइम पे काफ़ी इसका नाम सुन रहे होंगे। कोरोना पीरियड है तो आए दिन आपको सुनने को मिल रहा होगा कि WHO ने ये निर्देश जारी किया, वो निर्देश जारी किया। तो ये WHO है क्या? तो एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है, मतलब यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, एक पूरी संस्था होती है जो किसी भी रोग का निदान या फिर उसका लक्षण जैसी भी सारी जो जानकारियाँ होती हैं वो सारी जानकारियों को उपलब्ध कराने का काम करती है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, खास रूप से जो मनुष्य में जो जनन से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं पे
जो WHO का गाइडलाइन है उसके आधार पे हम यहाँ पे देखेंगे तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, कैसे हम मानेंगे कि कोई व्यक्ति रिप्रोडक्टिवली वो हेल्दी है। तो WHO के अनुसार अगर हम देखेंगे तो अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक इन तीनों रूप आयामों से या तीनों आधार पे वो पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई देता है तो मान लिया जाता है कि यह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसका क्या अर्थ हुआ? जनन सहित संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से। कहने का मतलब कि अगर एक ह्यूमन बींग्स है और उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटाबॉलिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी रोग से ग्रसित नहीं है, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ है, साथ ही इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो WHO के अनुसार वो पूरी तरह से हेल्दी प्राणी माना जाएगा। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तब उसे हम लोग हेल्दी नहीं मानते हैं। तो जो WHO का गाइडलाइन है उसके आधार पे एक व्यक्ति का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन सभी आधारों पे ठीक होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग क्या होती है। तो हमें पता है कि हमारे देश की जनसंख्या, साथ ही दूसरे देशों की भी जनसंख्या तेज़ी से आए दिन बढ़ रही है और ऐसी स्थिति के कारण पूरे के पूरे विश्व में जो ह्यूमन पॉपुलेशन वो तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो अगर हम बात करें तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, तो पूरे के पूरे विश्व में जो सबसे पहले नियम बनाया था वो इंडिया ने 1951 ईस्वी में बनाया था नियम। एक परिवार नियोजन करके एक योजना, फैमिली प्लानिंग की जो योजना की शुरुआत की गई थी वो 1951 में शुरुआत की गई थी और उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे, जो राहुल गांधी हैं शायद उन्हीं के पिता थे। तो राजीव गांधी देश के काफ़ी युवा और अच्छी और नई सोच के प्रधानमंत्री थे। विश्व में उन्होंने एक ऐसा ये काम कर दिखाया है जो पूरे विश्व में सबसे पहले इंडिया ने किया था, लेकिन आज इन्हीं के कार्यों की, इन्हीं की योजना का बाकी देशों ने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया है और वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सक्षम हुए हैं, परंतु हम अपने देश में ऐसा नहीं कर पाए हैं। इसकी कई सारी वजह हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो है यहाँ की लिटरेसी, यहाँ के लोगों में साक्षरता की कमी का होना, लोगों का एक तरह से पूरी तरह से सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से विकृत होना, लोग धार्मिक रूप से या फिर कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से लोग इन सभी बातों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे लिटरेसी की रेट बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सुधार से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़े थोड़े सुधार से हम लोग प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे फंसते ही जा रहे हैं और कई तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हुई, भ्रष्टाचार हुआ और नेताओं का बहकावा हुआ। ये सारी समस्याएं, इन सारी समस्याओं की जड़ ये पॉपुलेशन है। अगर कम जनसंख्या हमारे भी देश की होती तो शायद हम लोग भी विकसित होते, संख्या कम होती तो सारी फैसिलिटीज़ बेहतर तौर से मिल पाती और शायद नेता लोग हम लोगों को इतना बेवकूफ़ भी नहीं बनाते। तो ये सारी समस्याएं हैं, पर करें क्या। तो फिलहाल इसको हम देख लेते हैं कि सन 1951 ईस्वी में ये जो फैमिली प्लानिंग की योजना आई थी वो क्या थी और किस लिए आई है। तो इसमें सबसे पहले जो जनन है वो जनन संबंधी पहलुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसकी समस्त जानकारी को पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ इस पे हर पहलुओं पे चर्चा होनी चाहिए। साथ ही जो यौन शिक्षा है ये बच्चों में जैसे उनकी उम्र होती है, जनरली वो मिडिल क्लास में या फिर वो इंटरमीडिएट क्लास, हायर एजुकेशन में अगर पहुंचते हैं तो अनिवार्य रूप से ये जो यौन शिक्षा है इसे देना चाहिए। गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनमें जो प्रसव या शिशु पालन से संबंधित जो जानकारी होती है, जो समस्याएं होती हैं, इन सब का सही निदान होना चाहिए। साथ ही जो गर्भ निरोधक विधियां होती हैं इनका उचित ज्ञान होना चाहिए और छोटे परिवार तथा इसके महत्व को भी लोगों तक हमें पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी मीडिया हो, उन सब के माध्यम से हमें पहुंचाना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग इन
सभी विषयों पे कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि हमारी मीडिया तो इन सभी मुद्दों पे अगर वो बात भी करती है तो शायद उसकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जड़ है यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें लिटरेसी की रेट का कम होना। तो जहाँ पे जितने ही कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप कह सकते हैं कि साधारण सी भाषा में जितने हम धार्मिक होते जाएंगे, अगर जितना ज़्यादा हम धार्मिक होंगे तो एक तरह से हम साइंस से विज्ञान से दूरी बनाते जाएंगे। हम हर चीज़ ईश्वर पे डिपेंड होते जाएंगे और जो हमारी खुद की जिम्मेदारियां होती हैं उनसे हम भागने लगते हैं और हर चीज़ के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। फ़िलहाल हम बात करते हैं समष्टि का आकार, पॉपुलेशन साइज क्या होती है। किसी निश्चित स्थान पर मानव की कुल आबादी जो होती है वहाँ की जनसंख्या कहलाती है। तो अगर हम देखें समष्टि का मतलब पॉपुलेशन होता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे मान लेते हैं कि टोटल 10 घर या 10 परिवार रह सकते हैं और उस 10 परिवार की जगह जो होती है उसमें अगर मान लेते हैं टोटल जो परिवार के सदस्यों की संख्या है मैक्सिमम हम मान लेते हैं अगर 50 के अराउंड है, तो वो जो 50 लोगों का जो नंबर है उसी को हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन कहेंगे या फिर वही वहाँ की पॉपुलेशन कही जाएगी। अब ये पॉपुलेशन वहाँ पे एक तरह से अगर हम देखें तो नॉर्मल है। तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी कैसे, घटेगी कैसे, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे 50 लोग ही रह सकते हैं और वहाँ पे 50 की जगह 500 लोग रहने लगे तो इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई है। प्रॉब्लम्स होंगी, वो चाहे नेचुरल रिसोर्सेस को लेके हों, चाहे वो फिजिकल और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हर तरह से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे, हेल्थ के सेक्टर में, हर सेक्टर में हमें प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो पॉपुलेशन बढ़ती कब है, घटती कब है, अब इसको भी देख लेते हैं। तो जब बर्थ रेट, BR मतलब हो गया बर्थ रेट, जब बर्थ रेट ज़्यादा हो जाए और डेथ रेट कम हो जाए, अर्थात जो जन्म दर है वो बढ़ जाए और मृत्यु दर घट जाए, तो ऐसी स्थिति में जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ जाती है। अगर इसके विपरीत जो डेथ रेट है अगर ये बढ़ जाए और बर्थ रेट कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन डिक्रीज करती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोगों को मारना शुरू करें और यहाँ की पॉपुलेशन कम कर दें, तो ये करना उचित नहीं होगा। तो पॉपुलेशन को आखिर तब हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी स्थिति के कारण डेथ, अब जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ है तो उसमें जो डेथ रेट है उसमें काफ़ी कमी आई है, काफ़ी गिरावट आई है। तो जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, उसमें कमी आई है क्योंकि मेडिकल साइंस धीरे धीरे डेवलप होती गई है और आज हम कई तरह की समस्याओं से, रोगों से पूरी तरह से निजात पा लेते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जो कोरोना वायरस है इसमें भी जो रिकवरी रेट है, जो सरकारी आंकड़े आप देखते होंगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी रेट है। इसका मतलब हमारे पास ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कि हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी राहत ले सकते हैं, पा सकते हैं। बेशक उसका हमारे पास कोई फिक्स इलाज अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस आधार पे हम ये सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का मेथड हम देखें तो अगर हम बर्थ रेट को भी कंट्रोल करें, बर्थ रेट को भी एक तरह से कांस्टेंट कर लें, कंट्रोल कर लें, साथ ही जो डेथ रेट है इसे तो ऑलरेडी हम कंट्रोल करेंगे ही, लेकिन बर्थ रेट को अगर हम कंट्रोल कर लें तो ऑटोमेटिक जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उसे हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे लिंग अनुपात की, सेक्स रेशियो की। तो जो लिंग अनुपात है हमारे देश का, इसमें जो उत्तर प्रदेश है उसमें वहाँ की जो पॉपुलेशन यहाँ की वो सबसे अधिक है। यहाँ पे क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम है। तो अगर एक स्वस्थ समाज के निर्माण की हम बात करें तो इसमें जो रेशियो होना चाहिए, लिंगानुपात होना चाहिए, वो बराबर का होना चाहिए। तो जो जितने पुरुष हों उतनी ही महिलाएं हों, जितने लड़के हों उतनी ही लड़कियां हों। पता चला कि बहू सबको चाहिए, बेटी को जन्म कोई नहीं देना चाहता है, बेटी को पालना कोई नहीं चाहता है, अच्छी बहू सबको चाहिए, तो बहू कहाँ से आएगी, उसके लिए कोई फैक्ट्री कंपनी थोड़ी नहीं खुलेगी। तो ऐसी स्थिति में जो सेक्स रेशियो है इसे कंट्रोल करने के लिए हमें एक तरह से साक्षर होना पड़ेगा और लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, सामाजिक स्तर
स्तर पे कई सारे बदलावों की ज़रूरत होगी, जो पहले कई सारे महापुरुषों के द्वारा या फिर समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा और यहाँ तक कि शिक्षा के माध्यम से लोगों में काफ़ी जागरूकता फैलाई गई है। फिर भी अभी भी काफ़ी लोगों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक रूप से लोग ग्रसित हैं और उसे दूर करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रही तो क्या कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी। हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया है कि कई तरह की समस्याएं होंगी, जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या होगी कि जो प्राकृतिक संसाधन होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, वो सबको अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे पानी हुआ, रहने को घर हुआ, या फिर खाने को फूड मटेरियल्स हुई, इन सभी की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। साथ ही जैसे बाढ़ होती है और खाद्य समस्याएं हैं, एजुकेशन वाली समस्याएं हैं, हेल्थ को लेके समस्याएं, ये कई सारी समस्याएं पॉपुलेशन की वजह से उत्पन्न होने लगती हैं। इसमें जैसे हम चर्चा कर लेते हैं शिक्षा की समस्या। तो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छे नहीं होंगे। अगर अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी होगी तो वहाँ पे पढ़ना सब लोग चाहेंगे। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो सबको अवसर नहीं मिल पाएगा। तो अगर पॉपुलेशन कम होती तो ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की ज़रूरत नहीं होती और उनमें सुविधाएं भी शायद बेहतर होती आज की अपेक्षा। इसके अलावा रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है। रोजगार, जैसे आप जानते हैं कि पॉपुलेशन के रेशियो में रोजगार भी बढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे तो अभी जैसे जो सरकारी आंकड़ा है उसमें अगर आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो पहले वैकेंसी आती थी गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर हम खास रूप से बात करें तो IBPS एक सेक्टर होता है जो बैंक की भर्ती कराता है। उसमें 12,000 14,000 वैकेंसी जाती थी, लेकिन अब इस समय जो वैकेंसी आ रही है वो नियर अबाउट 1200 आ रही हैं। अब आप बताइए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैकेंसीज घट रही हैं। पहले के समय में ऐसा होता था कि एक गांव के लिए पर्टिकुलर एक लेखपाल की ज़रूरत पड़ती थी, या फिर किसी एक तहसील में कोई एक ही तहसीलदार रहता था। आज गवर्नमेंट सेक्टर की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि एक कर्मचारी 2-2 3-3 काम एक साथ कर रहा है। मंत्री प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए तो उसमें पता चला एक मंत्री हैं तो उनको कई मंत्रियों का कई सेक्टर का कार्यभार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं हैं, लेकिन क्या करें, समस्या है भाई। लोग चाहते हैं कि अकेले 2-3 जगहों का फ़ायदा अकेले हम उठाएं, तो ऐसी स्थिति है। ये सारी समस्याएं करप्शन की वजह से हैं। फिलहाल ये पॉपुलेशन के रेशियो में अगर हर चीज़ें बढ़ती तो समस्याएं उत्पन्न न होती। लेकिन अब इस समस्याओं से लड़ने का 2 तरीका है, या तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सारी सुविधाएं बढ़ें, जो कि संभव नहीं हो पा रही हैं और शायद लोग करना नहीं चाहते हैं, या फिर एक और उपाय है कि लोग पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करें तो ऐसा फिर भी संभव होगा कि समस्याएं कुछ कम होंगी। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य एवं सेवा समस्याएं उत्पन्न होती है। हेल्थ और मेडिकल प्रॉब्लम्स कई तरह की उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे सबको अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इस समय की ही स्थिति चल रही है, तो जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो बीमार होते हैं। हमने जैसे सुना है कि जो बुजुर्ग होते हैं अगर वो बीमार होते हैं तो उनके बचने का चांस कम है, लेकिन कई सारे बुजुर्ग भी बीमार हुए और ठीक ठाक हो गए, एकदम अच्छे हैं। और कई सारे ऐसे नौजवान लोग भी बीमार हुए परंतु वो भगवान को प्यारे हो गए। उसकी क्या वजह है? यही वजह है कि उनको शायद उतनी बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई जितनी बेहतर मिलनी चाहिए थी। तो ये भी एक पॉपुलेशन की वजह से ही ऐसा हुआ है। साथ ही एक और समस्या उत्पन्न होती है, निर्धनता, पॉवर्टी। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोगों के पास जो सुविधाएं होंगी वो कम पहुंच पाएंगी। ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या होगी उसके बढ़ने के कारण आजीविका को चलाने में साधनों की कमी आएगी और इस कारण से भी निर्धनता जो होती है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं परिवार नियोजन जो होता है, फैमिली प्लानिंग जो होती है, इसके मेथड कौन कौन से होते हैं। परिवार नियोजन का मतलब होता है बच्चों की संख्या परिवार में कम हो, अर्थात जनन की जो दर हो उसको नियंत्रित कर लिया जाए। अब इसकी विधियाँ कौन कौन
कौन सी होती है। तो परिवार नियोजन की दो तरह की विधियां होती हैं, एक होती है अस्थायी विधि टेम्पोररी मेथड और दूसरी होती है अस्थायी विधि परमानेंट मेथड। तो दोनों विधियों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अस्थायी विधि की। इसमें अस्थायी विधियों की अगर हम बात करें तो इसमें अवरोधक विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ, हार्मोनल विधियाँ और रासायनिक विधियाँ, ये कुछ विधियाँ निम्न हैं जिसे हम सबसे पहले यहाँ पे आइए देख लेते हैं अवरोधक विधियों को, बैरियर मेथड्स को। यह ऐसी एक विधि है जिसमें शुक्राणु को गर्भाशय नाल में पहुंचने से रोका जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम लूप या कॉपर टी का उपयोग करते हैं। लूप या कॉपर टी का उपयोग गर्भधारण को रोकने के लिए करते हैं और इसका उपयोग स्त्रियां करती हैं। तो जनरली जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको एक तरह से ब्लॉक किया जाता है इसके माध्यम से, ताकि जो शुक्राणु है वो ओवम तक न पहुंच पाए। दूसरे नंबर पे आता है निरोध, जिसे हम कंडोम कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। तो खास रूप से जो मार्केट है वहाँ पे मेल कंडोम ज़्यादा यूज किए जाते हैं, मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं ईजिली। तो इसे क्या करता है कि जो पुरुष होता है वो उसे अपने सिस्टम पे मैथुन क्रिया के समय वो अपने सिस्टम पे पेनिस पे पहन लेता है। ऐसी स्थिति के कारण जो सीमेन होता है, जो स्पर्म होता है, वो वेजाइना में रिलीज नहीं होता है और इस कारण से जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसे आसानी से रोका जा सकता है। साथ ही कई तरह की जो बीमारियां होती हैं जैसे एड्स है और बाकी जो समस्याएं हैं उनसे भी इससे निजात पाई जा सकती है। नेक्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे डायफ्राम की। तो डायफ्राम क्या होता है, ये गर्भाशय पर जाकर चिपक जाता है और जिसके कारण शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो डायफ्राम भी एक तरह का डिवाइस होता है जो यूट्रस में यूज किया जाता है। इस कारण से जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। अगली कड़ी में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक विधियों की। तो प्राकृतिक विधियों में खास रूप से अगर हम यहाँ पे चर्चा करें नेचुरल मेथड की, तो प्राकृतिक विधियाँ भी गर्भधारण को रोक सकती हैं, परंतु अवरोधक विधियों की अपेक्षा कम कारगर होती हैं। ये विधियाँ निम्न हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें सुरक्षित काल। तो सेफ पीरियड क्या होता है, तो सुरक्षित काल का मतलब होता है कि मासिक धर्म से 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह बाद का जो समय होता है वो मैथुन के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। इस समय गर्भधारण की संभावना बहुत कम होती है, परंतु अगर हम बात करें इस विधि की तो ये बहुत कारगर विधि नहीं होती है। तो जरूरी नहीं कि आप अगर सेफ पीरियड में ही मैथुन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो फिलहाल फिर भी इसे काफ़ी हद तक ये सफल हो सकती है। इसके अलावा हम एक और है प्राकृतिक में धैर्य, सेल्फ कंट्रोल। इसमें क्या है कि मासिक चक्र के समय आत्मसंयम रखना चाहिए और मैथुन क्रिया से हमें बचना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल विधियों की, जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं इसमें। तो वर्तमान समय में कई तरह के ऐसे गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं या फिर दवाएं होती हैं जिसका उपयोग करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को आसानी से रोक सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें मालाडी और पल्स या सहेली, काफ़ी चर्चित गोली है ये, इसका उपयोग करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को ईजिली रोक सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रासायनिक विधियों की, केमिकल मेथड्स की। ये ऐसी विधि होती है जिसमें जो शुक्राणु होता है वो रसायनों को माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है। तो एक तरह की ये जेली होती है, क्रीम या फोम अथवा गोलियां फिर पेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से जो वेजाइना कैविटी होती है उसमें इसे लगा दिया जाता है और जब जैसे ही यह स्पर्म सीवन वेजाइना के अंदर, योनि के अंदर प्रवेश करता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसे हम लोग स्पर्मिसाइड कहते हैं, जो स्पर्म को नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो गर्भ को कंट्रोल करने की जो विधियां होती हैं इसमें अस्थायी विधियां भी आती हैं जिसे हम लोग परमानेंट मेथड कहते हैं। और अस्थायी विधियों में खास रूप से महिला नसबंदी या फिर पुरुष नसबंदी का उपयोग किया जाता है। तो नसबंदी का मतलब क्या होता है, तो नसबंदी जो महिलाओं में होती है तो एक तरह से नली को काट कर बांधा जाता है, तो इसी वजह से इसे नलबंदी टिबोक्टॉमी कहते हैं। तो जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी को कट करके बांध दिया जाता है जिससे जो ओवम होता है वो स्पर्म से फ्यूज नहीं कर पाता है। और दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे पुरुष का ऑपरेशन जिसे नसबंदी कहते हैं, वैसेक्टॉमी कहते हैं। तो वैसेक्टॉमी में भी क्या होता है कि यहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है, शुक्राणु नलिका जो होती है उसे काट कर बांध दिया जाएगा, जिस कारण से जो शुक्राणु होगा वो स्खलन के समय सीमेन में नहीं
उपस्थित होगा और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें नसबंदी या नलबंदी, मनुष्य की मैथुन क्रिया पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है। तो ये फिगर यहाँ पे है, ये फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका यूट्रस है। इसमें जनरली हम क्या करते हैं, ये वाली जो नली है इसे आप देख रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, इसी को हम लोग नलबंदी कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यौन संचारित रोग एवं उनकी रोकथाम की। तो कुछ ऐसी समस्याएं या फिर रोग होते हैं जो मैथुन के कारण ही फैलते हैं और ये रोग खास रूप से जीवाणु या विषाणुओं के माध्यम से फैलते हैं और इन्हें हम लोग संक्रमित रोग कहते हैं। जैसे इसमें पहला रोग है जिसे हम लोग नाम देते हैं सिफिलिस या उपदंश। यह रोग टेफोनीमा पॉलीडेनम जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसमें क्या होगा कि संक्रमित व्यक्ति बेजिंग सा वृत्ताकार, बेंजीन जो रिंग होती है उससे वृत्ताकार ग्रसनी या मलाशय हिस्से पे एक श्लेष्मिका का स्राव होने लगता है, एक चकत्ता सा बन जाता है, जो 2 से 6 सप्ताह बाद लगभग ठीक हो जाता है। बाद में ये परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और कैसे करेगा, क्योंकि जो नसें होती हैं उसमें गांठें बनने लगती हैं, गिल्टियाँ बनने लगती है और लास्ट में इसी स्थिति के कारण लकवा जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके रोकथाम और उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो संभोग की स्थिति से हमें दूर रहना चाहिए, रोगी जो हो खास रूप से उनसे दूर रहना चाहिए। साथ ही रोगी को के जो वस्त्र होते हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और उन्हें किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि दवाओं का उपयोग अगर ऐसे कोई लक्षण दिखे तो हमें करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे सुजाक गोनोरिया की। अब यह रोग क्या होता है कि यह नाइसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है और इस रोग में शरीर के बाहर किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, जीवाणु पुरुष तथा स्त्री के मूत्र मार्ग में होते हैं और इस कारण से जलन सी महसूस होती है, साथ ही स्वेलिंग हो जाती है। अब यह क्रिया भी संभोग के द्वारा ही यह रोग भी फैलता है। इसके रोकथाम में करने के लिए, उपचार करने के लिए तेज धूप में घूमना, तेल, अचार व गर्म तथा मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ ही संक्रमित भाग को खुली हवा में रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें, सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए और इस रोग में अर्जेंटम, नाइट्रिकम, पेनिसिलिन औषधि का उपयोग अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे हम सबसे चर्चित रोग की बात करेंगे, HIV एड्स, जिसे हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा पूर्णता संलक्षण एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये क्या है, ये एक तरह का वायरस जनित रोग है जिसमें जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं कर पाता है और हम छोटे छोटे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अंततः शरीर कांटे की तरह सूख जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसमें एक ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है जिसे HIV वायरस कहते हैं। यही वायरस क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन की क्रिया के द्वारा खास रूप से ट्रांसफर होता है और ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। अब इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो बार बार जैसे रोगों से ग्रसित होना, TB या कैंसर जैसे यौन संचारित रोगों का सही से इलाज न करवाना, बार बार हो जाना, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का कम होना, सिर दर्द तथा चक्कर आना, रात्रि में पसीना हो तथा सांस लेने में कठिनाई होना, बुखार आदि होना, ये सब इसके सामान्य से लक्षण हैं। अब बात यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका संचरण, ये कैसे फैलता है। तो मुख्य रूप से हमने आपको बताया कि ये मैथुन क्रिया के द्वारा होगा। तो असुरक्षित यौन संबंध, जैसे एक व्यक्ति का कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध होना, एक पुरुष का कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध होना या फिर एक महिला का कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध होना और साथ ही संक्रमित सुई का उपयोग करना और इसके साथ ही ये जो ब्लड होता है, जो ब्लड हम एक दूसरे का लेन देन करते हैं, डोनेट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, उसके माध्यम से भी ये सारी समस्याएं फैलती हैं। HIV की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें HIV संक्रमण के लिए कई तरह के रोकथाम करने चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से मैथुन के समय कंडोम का उपयोग करना चाहिए। साथ ही स्टरलाइज्ड सिरिंज का उपयोग करना चाहिए, जो पूरी तरह से शुद्ध हो सिरिंज सुई, उसका उपयोग हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ में करना चाहिए। ब्लड लेते समय और देते समय HIV टेस्ट जरूर कराना चाहिए और इसी तरह से लोगों में जैसे ब्लेड है, रेजर है, दंत चिकित्सा है, ये सारे जो उपकरण होते हैं उनका पूरी तरह से स्टरलाइजेशन
प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ये सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे जो जीडोवेडिन है और डिडानोसिन, लेमिवुडिन, ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग हम लोग इस रोग में करते हैं, पर ये पूरी तरह से कारगर नहीं होती हैं, कुछ समय के लिए नॉर्मल जीवन जीने में सहायता करती हैं। जनन अंग पर मत्स्य जेनाइटल वर्ड्स क्या होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जनरली जो HPS होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक होता है। इसके कारण गर्भाशयी ग्रीवा पर मत्स्य की तरह संरचना दिखाई देने लगती है, जो बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। इसे लेजर विधि के द्वारा हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी के साथ आज का ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें, ना अच्छा लगे तो कम से कम डिसलाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, न समझ में आए उसके बावजूद भी तो आप फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।